गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? चलो, सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। तंदुरुस्त हो, बढ़िया हो। बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया है सर। आप बताओ क्या हाल चाल है? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ जी। आपकी दुआएं हैं, आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, इतना सारा प्यार है। बताओ मैं बढ़िया कैसे ना हूँ। अपना प्यार हमेशा बनाए रखना, अपनी दुआओं में हमेशा याद करना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए जी। ठीक है। अच्छा, इधर सुनना ध्यान से। आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर मेरे ख्याल से 27 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमें पता क्या करने हैं? हाउस प्रॉपर्टी की आज हमें लास्ट आहुति देनी है। रिवीजन हम पूरी कर चुके हैं। आज हमें करने एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल चुका था। जिन जिन बच्चों को एमसीक्यूज नहीं मिले, फटाफट से दौड़ के जाओ, एमसीक्यूज टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लो, और यहाँ पे सारे एमसीक्यूज आज हम कंप्लीट करेंगे। उसके आंसर आज हम डिस्कस करेंगे। टोटल मेरे ख्याल से 25 एमसीक्यूज हैं, और 25 के 25 बहुत बेस्ट एमसीक्यूज हैं। एग्जाम में कंफर्म उसके अंदर से एमसीक्यूज बन सकते हैं जी। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चे करके आए हैं, और लास्ट में वीडियो के एंड में बता के जाना 25 में से कितने नंबर आए हैं। ठीक है। अच्छा, दो तीन बच्चे तो ना बहुत नाराज बैठे हैं। कह रहे सर हमारा नाम ही नहीं लेते। इतने दिन हो गए हमें स्टूडेंट दरबार में आते हुए, सर ने हमारा कभी नाम ही नहीं लिया। सर बस तीन चार बच्चों का नाम लेते हैं। ऐसे तो मत किया करो। ध्रुमित और ध्रुव, ये दोनों बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही नाराज हैं। और एक बच्ची है मीरा। अब मीरा, मुझे समझ नहीं आ रहा मीरा नाराज क्यों हो गई है। मीरा के ऊपर तो मैंने भजन भी सुनाया था कि ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 जाने लगी, महलों में पली, बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ओ माय गॉड। चलो इधर देखो ध्यान से। नाराज मत हुआ करो यार। आप सब मेरी फैमिली के मेंबर हो, आप मेरा परिवार हो। अगर परिवार के मेंबर ही नाराज हो जाएंगे तो बहुत बहुत बुरा लगता है। इधर देखो ध्यान से रही। आज हमारे फिर स्टूडेंट दरबार के सेशन में हमें हाउस प्रॉपर्टी के एमसीक्यूज हमें कंप्लीट करने हैं जी। उम्मीद करूंगा आप में से काफी सारे बच्चे एमसीक्यूज पहले करके आए होंगे, आंसर चेक करेंगे, और जिन्होंने पहले नहीं किए साथ के साथ कंप्लीट करने की कोशिश करना चाहिए। कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए। रिवीजन हम सारी कर चुके हैं। अगर सारे एमसीक्यूज आपके सही हो जाते हैं, ये लगा ला हाउस प्रॉपर्टी आपका क्लियर हो गया जी। फिर वेनेसडे से हम कैपिटल गेन की रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, और कैपिटल गेन की रिवीजन कोई बच्चा मिस नहीं करेगा, क्योंकि कैपिटल गेन, पीजीबीपी, अदर सोर्स, ये तीनों चैप्टर ऐसे हैं जो एग्जाम में बहुत नंबर के आते हैं जी। ठीक है जी, स्टार्ट करें। आओ जी, फटाफट से आओ जी। इधर देखो ध्यान से। अब एमसीक्यूज आपके टेलीग्राम चैनल पे हैं, एक बार जाके उसको डाउनलोड कर लेना। उसमें से आज हम यहाँ पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आंसर हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। लोरी, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इतना मुश्किल क्वेश्चन पता नहीं सोल्व कैसे हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर वन देखो। क्वेश्चन नंबर वन क्या है? क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है जी, वेकेंट साइड लीज रेंट इज टैक्सेबल एज। आपने आप बोल दो जी। वो कह रहे हैं वेकेंट साइड जो है, वेकेंट साइड आपने लीज पर दी है और आपने रेंट लिया है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। आपको मैंने रिवीजन क्लास के अंदर भी कहा था कि अगर आपने प्लॉट ऑफ लैंड किराए पर दी है तो प्लॉट ऑफ लैंड की इनकम टैक्सेबल कहां पे होगी जी? जल्दी बोलो, प्लॉट ऑफ लैंड की इनकम टैक्सेबल कहां पे होगी? अगर वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड है उसकी इनकम टैक्सेबल कहां पे होगी? हाउस प्रॉपर्टी में? आंसर इज नो। अदर सोर्स में? सर अदर सोर्स और पीजीबीपी में, दोनों में से किसी भी हेड में टैक्सेबल हो सकती है। वो डिपेंड करता है। अगर मेरा प्लॉट ऑफ लैंड किराए पर देने का बिजनेस है तो बिजनेस में टैक्सेबल होगी। अगर बिजनेस नहीं है फिर वो इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। तो एक बार चेक करो जी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आंसर इज नो। इनकम फ्रॉम बिजनेस इनकम और हाउस प्रॉपर्टी, एज द केस में भी, आंसर इज नो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और बिजनेस इनकम, एज द केस में भी, आंसर इज यस। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा जी। पहला किस किस का सही है जी? पहला आंसर किस किस का सही है? झूठ मत बोलना, पाप लगेगा जी। चलो, ऑलमोस्ट बच्चों का सही है जी। अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं जी, ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट फॉर डिटरमाइनिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी। अगर आपका अनरियलाइज रेंट है उसका ट्रीटमेंट क्या करते हो? याद करो, जब मैंने क्लास में ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालनी सिखाई थी ना, मैंने कहा था जो भी आपका अनरियलाइज रेंट होगा उसको एक्चुअल रेंट में से माइनस करके दिखाओगे। उसको एक्चुअल रेंट में से माइनस करके दिखाओगे। तो चेक करो क्या कहना चाह रहे हैं कि अनरियलाइज रेंट का ट्रीटमेंट क्या करते हो? टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एक्सपेक्टेड रेंट, आंसर इज नो। टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल रेंट, आंसर इज यस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक बच्चा कहता है यार ये सर कैसी कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं, अनरियलाइज रेंट तो हम जीएबी में से माइनस नहीं करते। अब वंदना कहती, पागल ऐसा मत बोल, ग्रोस एनुअल वैल्यू में से तो म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं।
जब हम ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालते हैं उसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं, पर ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए 4 एलिमेंट चाहिए होते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा जीएवी, सॉरी एक हमारा एफआरवी, एक हमारा एमवी, एक हमारा एसआर, एक हमारा एआर। याद करो मैंने कल की क्लास में क्वेश्चन दिए थे, उसमें जो भी आपका अनरियलाइज रेंट था उसको हमने एक्चुअल रेंट में से माइनस किया था। तो जो भी आपका अनरियलाइज रेंट होगा ना उसको हमेशा एक्चुअल रेंट में से माइनस करोगे, बस ये बात ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर करो जी। उसके बाद देखो जी म्युनिसिपल टैक्स। हाँ जी ध्यान से जी, म्युनिसिपल टैक्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम ग्रोस एनुअल वैल्यू शुड बी। हाँ जी अपने आप बोल दो जी। म्युनिसिपल टैक्स जो है ग्रोस एनुअल वैल्यू में से माइनस कब होंगे? अगर पेड बाय टेनेंट होंगे, पेबल बाय टेनेंट होंगे, पेबल बाय ओनर होंगे, या पेड बाय ओनर होंगे। अगर पेड बाय ओनर होंगे तब माइनस होंगे। देखो जी, पेड बाय टेनेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आंसर इज नो। पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आंसर इज यस। थर्ड का भी क्या बनेगा जी? बी बनेगा। तो आंसर थर्ड का भी क्या बनेगा? बी। और सेकंड का भी क्या बनेगा? बी। और फर्स्ट का आंसर क्या बनेगा जी? फर्स्ट का आंसर बनेगा सी। तो अभी तक आंसर क्या बन गए? सी, बी, बी। 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A इज, अपने आप बोल दो जी। सेक्शन नंबर 24A में जो डिडक्शन मिलती है वो कितनी मिलती है? एनएवी का 30%। मतलब जो भी आपकी एनएवी होगी उसका 30% जो होगा उतने की आपको डिडक्शन मिलेगी। तो फटाफट से देख लो, एक बार चेक कर लो। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो आपका एनएवी है उसका 30% जो है वो आप यहां से माइनस कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ कितना गिरा हुआ क्वेश्चन है? मतलब इतने गिरे गिरे क्वेश्चन है ना, इतने गिरे गिरे क्वेश्चन है, उसको उठाना पड़ रहा है जी। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो जी। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एक्रू अप टू द डेट up to the end of the previous year prior to the previous year of completion of construction is, अपने आप बोल देना चाहिए। ये क्वेश्चन पता क्या कह रहा है? कह रहा है जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उस साल के इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा उसकी बात नहीं कर रहा। कह रहा है जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उस साल से पहले का जो भी इंटरेस्ट होगा उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अब मुझे नहीं पता रही मेरी क्लास में कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, चेक करो। ये पता किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट की। और आपसे बढ़िया कौन जानता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट अलाउड करते हैं 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर। एक बार चेक करना, allowed as a deduction in the year of completion of construction, answer is no. Allowed in 5 annual installment from the year of completion of construction, answer is yes. allowed करेंगे 5 equal installment में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब बच्चा कह रहा है यार बट यहाँ पे तो ये नहीं बोला कि जिस ईयर में बिल्डिंग कंप्लीट की है उस साल के इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा। आंसर इज नो सर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन ये बात कह रहा है जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है उस साल का नहीं, उससे पहले वाले सालों का जो इंटरेस्ट था, जो पहले वाले सालों का एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट था उसका ट्रीटमेंट क्या होगा उसकी बात में बताओ जी। तो अलाउड कैसे होगा? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी तक पांचों क्वेश्चन किसके सही हैं जी? अभी देख लेते हैं कौन से बच्चे इंटेलिजेंट हैं। पांचों क्वेश्चन किस किसके सही हैं? सारे के सारे सही हैं, कोई गलती नहीं है। चलो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, बाकी कुछ नालायक बच्चे हैं जो गलती कर रहे हैं जी। और मैं चेक कर रहा हूं, ध्यान रखना जी, चेक करना गलती हुई कहां पे है। एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, बस यहां गलती हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में गलती बर्दाश्त नहीं है। उसके बाद देखो जी अगला क्वेश्चन क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है द सीलिंग लिमिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ऑन 1 अप्रैल 2020 फॉर रिपेयर ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। ओ माय गॉड, अपने आप बोल दो जी। अगर 1 अप्रैल 2020 को लोन लिया, अगर 1 अप्रैल 2020 को लोन लिया और लिया रिपेयर के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में डिडक्शन कितनी मिलेगी? या तो 30,000 या 2 लाख। फटाफट से बोल देना 2 लाख कब मिलती है? अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो। पहली कंडीशन 99 के बाद लोन लिया हो, कंडीशन सेटिस्फाइड है, बट लिया परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए हो। अब अगर लोन आपने रिपेयर के लिए लिया होगा ना, उस केस में मैक्सिमम 30,000 की डिडक्शन मिलेगी, उससे ऊपर की नहीं मिलेगी। और मेरी पूरी क्लास इतनी इंटेलिजेंट सामने बैठी है, अपने आप से बोल देना क्या इस केस में 2 लाख का बेनिफिट मिलेगा या 30,000 का मिलेगा? 30,000 का, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका रीजन क्या है? क्योंकि रीजन आपने रिपेयर के लिए लिया है। अगर रिपेयर की जगह परचेज होता या कंस्ट्रक्शन होता, उस केस में 2 लाख की लिमिट हो सकती थी, बट रिपेयर वाले केस में 30,000 की लिमिट एप्लीकेबल होगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखो जी अगला क्वेश्चन।
कह रहे हैं वेयर एन असेसी हैज 2 हाउस प्रॉपर्टी, एक असेसी के पास 2 घर हैं। वेयर एन असेसी हैज 2 हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, द बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू विल बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ, आपने आप बोल देना जी। एक असेसी के पास 2 घर हैं और ये दोनों ही घर वो कह रहा है सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं। अब अगर दोनों ही घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं तो नील एनुअल वैल्यू हम किसकी मानेंगे, एक की मानेंगे या दोनों की मानेंगे? याद करो मैंने कल की रिवीजन क्लास के अंदर कहा था कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड घर हैं तो पहले एक घर का ऑप्शन था, अब 2 घर का ऑप्शन है। तो क्या इन दोनों केस में एनुअल वैल्यू नील बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? यस बन जाएगी। तो एक बार चेक करो, बोथ द प्रॉपर्टी, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही घर की एनुअल वैल्यू जो है मैं नील मान लूंगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब आप में से कई नालायक बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पुराना लॉ पढ़ा होगा, वो एक घर की बात कर रहे होंगे, वो समझ जाएं अमेंडमेंट आ चुकी है। अब अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला क्वेश्चन बना एग्जाम में तो 2 घर की जो एनुअल वैल्यू होगी वो नील मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया जी, 7 हो गया। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 8 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से पढ़ना जी। क्वेश्चन नंबर 8 है गणेश एंड राजेश, एक गणेश है और एक राजेश है, आर को ओनर ऑफ ए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, दे ओन 50% शेयर ईच, द इंटरेस्ट पेड बाय ईच को ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑन द लोन, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑफ लोन टेकन ऑन द, ये क्या हो गया, होय होय, एक बार दोबारा से, ये पता नहीं क्या हो गया था जी, एक बार दोबारा से। गणेश एंड राजेश आर 2 को-ओनर ऑफ ए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, दे ओन 50% शेयर ईच, द इंटरेस्ट पेड बाय ईच को-ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑन लोन that is taken on for acquisition of property during the year 18 is 2,05,000, the amount of allowable deduction in respect of each co-owner। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर दे देंगे जी, सारे बच्चे आंसर दे देंगे। गणेश और राजेश ये 2 को-ओनर हैं और ये दोनों अलग अलग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 2,05,000। अब अगर ये दोनों अलग अलग 2,05,000 इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, पहली बात सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में लिमिट होती है 2 लाख की। उसने फर्स्ट लाइन के अंदर बोला कि ये दोनों को ओनर जो हैं इसको यूज कर रहे हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस के लिए, इट मींस जीएवी नील बनेगी, जीएवी नील बनेगी, म्युनिसिपल टैक्स माइनस नहीं करेंगे, एनएवी नील आएगी। अब अगर एनएवी नील होगी 24A माइनस नहीं होगा, 24B माइनस होगा। अब जब मैं 24B माइनस करूंगा, हर को ओनर 2,05,000 रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहा है और 2 लाख रुपए की लिमिट है। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या 2 लाख रुपए की टोटल लिमिट है या अलग अलग को ओनर के लिए अलग अलग लिमिट है? आप गलती करोगे और बहुत बड़ी गलती करोगे जी, आप बहुत बड़ी गलती करोगे, पहले ही बोल रहा हूं, ध्यान सुन लेना जी। 2,05,000, मान लो आप और हम 2 को ओनर हैं, मैं 2,5 का इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, आप भी 2,5 का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ठीक है, लिमिट हमारी 2 लाख है। तो क्या डिडक्शन हम दोनों को मिला के 2 लाख मिलेगी? क्या डिडक्शन हम दोनों को मिला के 2 लाख मिलेगी या 2-2 लाख रुपए हर कोनर को मिलेगी? जल्दी बोलो, 2-2 लाख रुपए हर कोनर को मिलेगी या 2 लाख रुपए की टोटल मिलेगी? आपने गलत बोल दिया सर, 2-2 लाख रुपए हर को ओनर को मिलेगी। याद करो सेक्शन नंबर 26 सर, ये बेकार की बातें मत करो। सेक्शन नंबर 26 में साफ साफ लिखा है each co-owner can claim deduction up to ₹30,000 और 2 lakh as the case may be। इट मींस गलती से भी ना, गलती से भी यहां पे पहली बात तो 2,05,000 के 2 टुकड़े मत कर देना, और गलती से भी ये मत सोचना कि 2 लाख रुपए की लिमिट है, 2 ओनर कर दूंगा 1 लाख 1 लाख कर दूंगा, तो भी गलत है। ठीक है, तो ये बात ध्यान दो, उसने साफ साफ कहा सर ईच को ओनर को डिडक्शन कितनी मिलेगी, तो 2 लाख की मिलेगी, क्योंकि यहां पे साफ साफ कह रहा है कि ये जो इंटरेस्ट 2,05,000 रुपए का है ये दोनों मिला के पे नहीं कर रहे, ये अलग अलग ओनर इतना पे कर रहे हैं। और अगर अलग अलग ओनर पे कर रहे हैं, लिमिट आपकी 2 लाख रुपए की है, तो जो गणेश है वो भी 2 लाख की डिडक्शन क्लेम करेगा और जो राजेश है वो भी 2 लाख की लिमिट क्लेम करेगा। अब बच्चा कहता है सर अगर हमारी बात ध्यान सुनना सर, अगर मान लो यहाँ पे 2,05,000 रुपए का जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, अगर यहाँ पे ईच को ओनर की बजाय ये लिखा होता कि दोनों के दोनों टोटल 2,05,000 का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, अगर ये लिखा होता कि दोनों के दोनों टोटल 2,05,000 का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और अगर 50% शेयर होता, फिर क्या होता, फिर डिडक्शन कितनी मिलती, फिर मिलती 1,02,500 रुपए हर को ओनर को,
क्योंकि अगर मैं 2,05,000 के दो टुकड़े करूंगा तो 1,02,500, 1,02,500 इतनी इतनी डिडक्शन मिलती हर कॉर्नर को। बच्चा कहता है बट सर लिमिट तो 2 लाख रुपए की है, और अगर 1,02,500 1,02,500 टोटल करेंगे ये 2,05,000 हो गया, लिमिट 2 लाख से ऊपर हो गई। सर लिमिट 2 लाख रुपए की हर कॉर्नर के लिए है। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मैं कैसे आपको समझाऊं, लिमिट 2 लाख रुपए की हर कॉर्नर के लिए है। और अगर हर कॉर्नर की बात करूंगा, अगर टोटल इंटरेस्ट पे किया 2,05,000 पे, अगर बाइफर्केशन करूंगा तो 1,02,500 बन रहा है, जो 2 लाख से कम है। मतलब अगर एक प्रॉपर्टी के से ज्यादा ओनर हैं तो हर को ओनर 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन क्लेम कर सकता है अगर वो इंटरेस्ट पे कर रहा हो। ठीक है, तो यहां पे राजेश और गणेश हैं, ये भी 2,5 का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये भी 2,5 का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो 2 लाख की डिडक्शन ये क्लेम कर लेगा, 2 लाख की ये क्लेम कर लेगा। तो ईच कॉर्नर कितनी क्लेम कर पाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, डिडक्शन क्लेम कर पाएगा 2 लाख रुपए की। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। और मुझे पता था आप में से कई बच्चे गलती करके आएंगे, मुझे पता है क्लास में कई रटने वाले बच्चे बैठे हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है जी, आगे बढ़ सकते हैं, पक्का पक्का। अब आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। मिस्टर एक्स, अब ध्यान से रही, आप फिर गलती करोगे जी, अब बड़े बड़े क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं। अब अगर बड़े बड़े क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं, मैं उम्मीद करूंगा आप गलती नहीं करोगे। क्वेश्चन देखना, मिस्टर एक्स परचेज इन अक्टूबर 2020 ए फ्लैट इन चेन्नई to be used for his own residential purpose with the financial assistance of housing loan taken from PNB Housing Finance. He has paid interest on such loan till March 2021 of 1,78,780. The amount of interest paid on such loan allowed under section 24 if all the condition claiming higher interest have been complied with. अपने आप बोल देना चाहिए। अब अगर वो 2 लाख रुपए की जो मुझे डिडक्शन मिलती है, अगर उसकी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तो क्या मैंने ये कहा था कि डिडक्शन 2 लाख की मिलती है, 2 लाख तक मिलती है, 2 लाख तक मिलती है। और अगर आपने इंटरेस्ट ही, सोच समझ के बोलना, अगर आपने इंटरेस्ट ही 1,78,780 पे किया होगा, अगर इंटरेस्ट ही आपने 178 इतना पे किया होगा, तो डिडक्शन कितने की मिलेगी? जल्दी बोलो जी, बताओ जी फटाफट से, कितनी लिमिट यहां पे निकल के आएगी? 178,780। जब मैं इतना इंटरेस्ट पे कर रहा हूं तो डिडक्शन भी मुझे कितने की मिलेगी? डिडक्शन 2 लाख की मिलेगी या इतने की ही मिलेगी? डिडक्शन मुझे इतने की ही मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरा इंटरेस्ट ही 2 लाख तक है तो डिडक्शन मुझे 2 लाख की नहीं मिलेगी, 178,780 की मिलेगी। क्या कह रहे हो? प्रिया कह रही है सर बट आपने घर परचेज किया अक्टूबर 20 में, तो अक्टूबर से लेके तो मार्च 20 इतने महीने की मिलनी चाहिए ना बस। ओ मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, ये क्या हो गया आपको? ऐसी ऐसी बातें मत किया करो। मैंने आपको कल भी कहा था, आपने घर कब परचेज किया उससे थोड़ा इंटरेस्ट चेक करोगे। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सर इंटरेस्ट की डिडक्शन कितनी मिलेगी, वो किस पे डिपेंड करता है कि आपने इंटरेस्ट कितना पे किया, आपने लोन की रीपेमेंट की है नहीं की, आपने घर कब परचेज किया उससे थोड़ा इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे यहां। अच्छा अगर ये कहता ना, अगर आपने लोन लिया अक्टूबर 20 में, अगर लोन लिया अक्टूबर 20 में, फिर मुझे चेक करना पड़ता अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितने महीने हैं, ये इंटरेस्ट उतने महीने का है या नहीं है। बट जब उसने घर अक्टूबर 20 में परचेज किया, इस लाइन की रेलिवेंसी क्या है? ये लाइन क्यों दी हुई है क्वेश्चन में? ये लाइन इसलिए दी हुई है कि डिडक्शन जो मिलेगी ना वो इस साल से मिलना स्टार्ट होगी। याद करो कल की रिवीजन क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी आप घर परचेज करोगे डिडक्शन आपको उस साल से मिलना स्टार्ट होती है, बट मिलेगी कितनी? जितना इंटरेस्ट पे करोगे। अब जब आपने इस साल का इंटरेस्ट जो पे किया वो 178,780 अगर आपने इंटरेस्ट पे किया तो ये 2 लाख तक है ना, तो अगर ये 2 लाख तक है तो पूरा का पूरा जो होगा वो अलाउड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये आंसर निकल के आएगा। ठीक है जी, तो 9th का आंसर क्या बनेगा जी? 9th का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है। अच्छा एक बात और जी, अब जिनके डाउट्स आ रहे हैं ना वो लिखते रहो, क्योंकि मैं पिछले संडे भी और उसके पिछले संडे भी डाउट सेशन ले नहीं पाया, क्योंकि मैंने हर संडे अब रिवीजन करवा दी है। बट मैं अब ध्यान रखना, अब मैं बीच में डाउट सेशन लूंगा जी, अब मैं डाउट सेशन लूंगा, मैं बहुत जल्दी अनाउंस कर दूंगा डाउट सेशन कब होगा, ताकि आपके जो भी डाउट्स हों साथ के साथ क्लियर होते रहें। ठीक है। और मैं दोबारा बोल देता हूँ जी, आप मेरी फैमिली के ही बच्चे हो, आप मेरी फैमिली ही हो, आपने चाहे कोचिंग कहीं से भी ली है बिल्कुल मैटर नहीं करता, आप मेरे ही बच्चे हो। ठीक है जी, तो जिस बच्चे को डाउट सेशन में आना होगा मोस्ट वेलकम है, बहुत जल्दी मैं गूगल मीट से आपको बता दूंगा जी, आप मेरे के यहाँ पे डाउट लेने के लिए आ जाओगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो जी एक बार,
क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ना स्टार्ट करो, जल्दी पढ़ो जी। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो फटाफट से। लो जी क्वेश्चन नंबर 10 देखो जी। मिस्टर जैन own a flat in Mumbai which was let out by him in the previous year 2021 on a rent है 20,000 per month up to December 2020 and 30,000 per month thereafter। मतलब दिसंबर 2020 तक 20,000 पे किराया था, उसके बाद फिर 30,000 पर मंथ किराया हो गया। म्युनिसिपल वैल्यू दी है 3 लाख रुपए, फेयर रेंट आपका 2,50,000 पे है, स्टैंडर्ड रेंट आपका 290 है। कह रहे ग्रोस एनुअल वैल्यू निकाल के बता दो जी। ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या निकल के आएगी, जल्दी बोलो जी फटाफट से। अगर मुझे जीएवी निकालनी है, अगर मुझे जीएवी निकालनी है, सबसे पहले क्या कंपेयर करूंगा, एफआरवी और एमवी विच एवर इज हायर। एफआरवी और एमवी विच एवर इज हायर क्या आएगा, FR1 कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लेस। लेस क्या आएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। कंपेयर करूंगा एआर से, अगर एआर ज्यादा है तो जीएवी क्या बनेगा, एआर। और अगर एआर कम होगा तो रीजन चेक करूंगा, अगर कम होने का रीजन वैकेंसी है फिर तो बनेगा एआर जीएवी, और अगर रीजन वैकेंसी नहीं है फिर बोलो फटाफट से क्या बनेगा, ईआर जीएवी बनेगा। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। आओ जी एक बार आप चेक करना, यहाँ पे एफआरवी है आपकी, एफआरवी है 2,50,000 और एमवी है 3 लाख। हायर क्या बन गया 3 लाख, एसआर मेरा 290 है, लेस क्या बन गया 290, तो मेरा ईआर जो है ना, ईआर वो मेरा 290 निकल के आ गया। बच्चा कह रहा है सर अब इसमें एआर तो निकालो, एआर भी निकाल लेते हैं। अब अगर एआर दिसंबर तक का 20,000 पर मंथ है, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीने का ये है जी 20,000, और 3 महीने का बैलेंस बच गया जी 30,000। तो ये 9 महीने मल्टीप्लाई 20,000 प्लस में 3 महीने मल्टीप्लाई 30,000, ये हो गया जी 2,70,000। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, इस केस में आपका एआर कितना आ गया जी, जल्दी बोलो। इस केस में एआर कितना आ गया 270। अच्छा एआर कम आ रहा है ईआर से, एआर कम आ रहा है ईआर से, रीजन वैकेंसी है। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, क्या रीजन वैकेंसी है, आंसर इज नो। सर क्वेश्चन में कोई वैकेंसी है ही नहीं, और अगर एआर के कम आने का रीजन कुछ और है तो फिर ईआर जीवी बनेगा। तो जीवी क्या बनेगा 290, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये मेरा जीवी बनेगा जी। ठीक है जी, तो फाइनली 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 25 में से 10 हो चुके हैं। 10 के 10 किन किन बच्चों के सही हैं, एक बार बताओ जी। 10 के 10 किन किन बच्चों के सही हैं? हाँ बहुत कम बच्चे होंगे, बाकी सब बच्चे नालायक हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी गलती करके बैठ गए हैं। बट गलतियां पता लग रही है कहाँ पे की थी आपने, कोई दिक्कत तो नहीं है? कई बच्चे कह रहे हैं हमने गलती की ही नहीं थी, हम तो बैठ गए थे, हम तो बस देख रहे हैं। अच्छा ऐसे क्वेश्चन करने हैं हमें। ये जो बच्चे पहले बिना ट्राई किए यहाँ पे बैठ गए हैं ना, उनको एग्जाम में दिक्कत आएगी। सर मैं हर बार ना जिस दिन एमसीक्यूज होते हैं उससे पहले मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, और अगर उससे पहले मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए इट मीन आपने करके आने हैं, उसमें आपका फायदा होगा। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो, जल्दी 11 पढ़ना स्टार्ट करो जी। हाँ जी पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो दोबारा से, क्या लिखा हुआ है, मिस्टर पद्मजा let out a property for 20,000 per month during the year 17-18. The municipal tax on the let out property was enhanced retrospectively. Hence, she paid 60,000 as municipal tax, which include arrears of municipal tax 45,000. Her income from house property is, बताओ जी उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बताओ। पहले तो एक बात बताओ, ग्रोस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं। अच्छा म्युनिसिपल टैक्स इस साल के माइनस करेंगे, अगले साल के माइनस करेंगे, पिछले साल की करेंगे, किसी भी साल के करेंगे, किसी भी साल के करेंगे सर। मैंने कल भी कहा था कि अगर म्युनिसिपल टैक्स ओनर ने पे किए होंगे चाहे वो किसी भी साल के होंगे, हमें माइनस करके आने। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर में कितने ही म्युनिसिपल टैक्स पे किए हों हमें सारे माइनस करने हैं, बस ये बात ध्यान देना। अब एक बार चेक करो जी, 20,000 मल्टीप्लाई 12, ये हो गया 2,40,000 पे, और म्युनिसिपल टैक्स हम पूरे के पूरे माइनस करेंगे, 60,000 पे माइनस कर देंगे। अब ये हो गया 180। बच्चा कह रहा है आंसर 180 आएगा, 180 आएगा। भाई 180 कर दे, नालायक बच्चा ये, इसकी बात मत मानना जी, 180 नहीं आएगा। 180 मेरी एनएवी है, उसने मुझसे मांगा क्या, एनएवी मांगी है, इनकम मांगी, इनकम मांगी है, माइनस में 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब अगर 180 में से 30% माइनस कर दूंगा तो 1,26,000। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बच्चा कह रहा है ओ माय गॉड सर हमारे सारे आंसर सही आ रहे हैं। अगर आपके सारे सही आ रहे हैं ना, आप कमाल कर रहे हो जी, और अगर थोड़े बहुत गलत हैं तो चेक करो गलती हो कहां पे रही है जी।
कोई दिक्कत तो नहीं है रही? तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये बात ध्यान देना जी, मैंने सारे म्युनिसिपल टैक्स माइनस किए हैं, चाहे 45,000 पे एरियर्स इंक्लूड हैं तो भी माइनस होंगे क्योंकि मैंने इस साल पे कर दिए। अगला देखो जी, क्वेश्चन नंबर 12 क्या जी? क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस वाज कंप्लीटेड ऑन 31 जनवरी 2021। द ओनर ऑफ द हाउस टुक ए लोन 20 lakh एट द रेट 6% per annum on the 1st May 2020. In this case the deduction allowable for the previous year 2021 towards interest on the borrowing is। बताओ जी, अपने आप बोल दो। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर आपका 2021 है, और अगर ये प्रीवियस ईयर 2021 है दैट इज 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 21। इसने लोन कहां पे लिया जी? लोन लिया 1 मई को, इट मीन लोन लिया 1 मई को, और 20 लाख रुपए का लोन लिया एट द रेट 6%। और जो इसने घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की है ना, वो कंप्लीट की है 31 जनवरी को। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या इस साल में मैं पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट पे करूंगा या 11 महीने का? आंसर दो सर मुझे। हाँ जी, साक्षी हो गई, हर्षिता हो गई, हर्षित हो गए, सागर हो गया, प्रखर हो गया, नैन्सी हो गया, अमृता हो गया, जितने बच्चे सामने बैठे सारे मुझे आंसर देंगे। क्या इस साल मैं 12 महीने का इंटरेस्ट पे करूंगा या 11 महीने का? एक बच्चा तो कह रहा है यार 11 महीने का कैसे इंटरेस्ट पे करेंगे, जब 31 जनवरी को मेरा घर बन के तैयार हो गया तो 1 मई से लेके 31 जनवरी तक की तो इंटरेस्ट पे करेंगे। ये वही बच्चा है जो नलायकों का भी उस्ताद है। सर मैं कितनी बार बोलूं कि जब आपने घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की उससे इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। इंटरेस्ट का हमेशा लेना देना होता है आपने रीपेमेंट कब की है। जब रीपेमेंट के बारे में कुछ कहा ही नहीं है, इट मींस लोन आपने रीपे नहीं किया। अब अगर 1 मई को लोन लिया, 1 मई से लेके 31 मार्च 11 महीने का इंटरेस्ट जाएगा। सर अप्रैल का तो इंटरेस्ट जाएगा ही नहीं क्योंकि अप्रैल के अंदर मैंने लोन लिया ही नहीं। अब अगर मई से लेके 31 मार्च हो 11 महीने, अब चेक कर लो, अगर 20 लाख रुपए 6% है तो पूरे साल का अगर 1,20,000 पे है तो 11 महीने कितना हो गया? 1,10,000 पे। डिडक्शन जो मिलेगी वो 1,10,000 की मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। जब बच्चा कहता है ना सर पेपर क्या था 100 नंबर का नंबर आ रहे हैं 40 45 50 पता नहीं कहां कट रहे हैं, आप ये गलतियां करके आते हो। आप ऐसे नालायक बच्चे हो जी। तभी मैं कह रहा हूं सर, जो बच्चे अभी सेशन अटेंड नहीं कर रहे ना, जो बच्चे आधे उड़ के भाग गए हैं क्योंकि पेपर पोस्टपोन हो गए, बच्चा अपनी दुनिया में है, कह रहा कोई दिक्कत नहीं है यार पेपर पोस्टपोन हो गए, विवेक सर तो वेल हैं। देख विवेक सर का तो अब एक काम है, आराम से लास्ट तक आएंगे, हम टेंशन नहीं लेते, हम कभी भी आ जाएंगे। मुझे कोई दिक्कत थोड़ा है सर, मेरे घर में सीए की डिग्री मिल चुकी है, ठीक है, सीए की डिग्री मेरे पास है, बट मैं चाहता हूं वो डिग्री आपको ही मिले सीएस की, और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं सर। सोच के बोलो, मैं डेली 1.5 घंटा यहाँ पे आ रहा हूं, अपना टाइम लगा रहा हूं ना। और अगर जो बच्चे नहीं आ रहे उनको नहीं पता कितना नुकसान उनका हो रहा है सर, क्योंकि यही क्वेश्चन अब एग्जाम हॉल के अंदर आएंगे। आप मुझे याद करोगे विवेक सर ने जो स्टूडेंट दरबार लगाए थे ना, उसमें कमाल हो गया था। अभी आपको समझ नहीं आ रही, अभी आपको क्योंकि जब चीजें फ्री के अंदर मिलती है ना, बच्चा उसकी वैल्यू नहीं रखता फिर। और मैं गारंटी दे रहा हूं सर, इतनी डिटेल में प्रोविजन हमने रिवाइज की है ना, इतनी डिटेल में रिवाइज की है, अगर आपने एक बार भी देख लिए होंगे आपको मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना जी, यहाँ पे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट नहीं जा रहा, 11 महीने का जा रहा है, क्योंकि देखो उसने बोला 1 मई को लिए, तो अगर 1 मई को लिए तो मई से लेके 31 मार्च 11 महीने बन रहे हैं। इंटरेस्ट जो होगा 1,10,000, आप इतना इंटरेस्ट पे करोगे। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13, एक्सपेक्टेड रेंट। हाँ जी, एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है, ईआर कैसे निकलता है? ईआर सबसे पहले क्या करेंगे, एफआरवी और एमवी विच एवर इज हायर, एफआरवी और एमवी विच एवर इज हायर, फिर कंपेयर करेंगे एसआर से विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। अब सोच के बोलना, जो लेस होगा वो मेरा क्या निकल जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। अब देखो जी, लोअर ऑफ, यहाँ पे हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू बट रिस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट, लोअर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंटल वैल्यू बट मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट। ये गलत है, अगला गलत है, अगला गलत है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मतलब एफआरवी और एमवी विच एवर इज हायर, और जो हायर होगा स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लेस। मतलब जो मेरा ईआर है वो ध्यान रखना स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर आएगा जी। ठीक है, आगे देखो री फिर क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। ओए होए, ये क्या हो गया, आगे तो आंसर आ गए। ओ माय गॉड, एक मिनट रुको, मैं आंसर
ये कैसे हो गया? तो आंसर वाला पीडीएफ आ गया मेरे पास। आप नालायक बच्चे आंसर देख लोगे। एक मिनट रुकना, मैं नहीं खेल रहा जी, 2 मिनट रुक जाओ। ये आंसर वाला पीडीएफ आ गया मेरे पास, और आप सब हो नालायक बच्चे, आप आंसर पहले ही देख लोगे, जबकि मुझे आंसर दिखाने ही नहीं है आपको भी, आंसर तो बाद में दिखाने हैं। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर हाँ, आंसर छुपा लो आप। वही कर रहा हूँ, आंसर छुपा ही रहा हूँ। आंसर 2 मिनट रुको जी अभी। आंसर ये जा क्यों नहीं रहे? यार ये तो इसके आंसर यहीं पे हैं यार, अब मैं कैसे करूँ? आप तो आंसर देख लोगे इसके, आप तो इसके आंसर देख लोगे। मैं क्या करूँ इसका? या ऐसा करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। बच्चा कहता है नहीं सर हम आंसर देखेंगे नहीं, हम ना गीता की कसम खा रहे हैं, हम आंसर नहीं देखेंगे। आप गीता की कसम खा रहे हो, आप फिर भी आंसर देख लोगे। 2 मिनट रुक जाना आप, मैं थोड़ा सा आंसर ना, इस आंसर को, 1 मिनट रुक जाओ अब आप ना। लो जी, मैं आंसर को हटा ही रहा हूँ यहाँ से, ताकि काम ही खत्म हो जाए। मैं 50-50 गेम खेलूंगा, आपको कुछ आंसर दिखाऊंगा, कुछ आंसर दिखाऊंगा ही नहीं, और सही आंसर तो बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा, सही आंसर तो बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा मैं। लो जी, अब मैंने आंसर कुछ छुपा लिए हैं, अब आप मुझे ये लो जी, मैंने आंसर छुपा लिए हैं जो कुछ मैं आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है? अब पता नहीं वो आंसर मेरे से हट ही नहीं रहे, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मेरे को ये था कि आंसर मैंने हटा दिए हैं सारे। लो जी, इधर देखो ध्यान से, अभी इधर देखो जी। क्वेश्चन नंबर कहां तक कर लिया हमने? क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए ना? हाँ, आप क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 14 देखना स्टार्ट करो। अब क्वेश्चन नंबर 14 है जी, द सीलिंग लिमिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी। हाँ जी, आपने आप बोल देना, लेट आउट प्रॉपर्टी वाले केस में 24B की लिमिट कितनी है? जल्दी बोलो, लेट आउट प्रॉपर्टी वाले केस में 24B की लिमिट कितनी है? याद करो, इंटरेस्ट अगर लेट आउट केस में होगा तो कोई भी लिमिट नहीं है सर। जो 30,000 और 2 लाख रुपए की लिमिट है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में, लेट आउट में नहीं है। तो अपने बोल देना आंसर इज डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उस केस में कोई भी लिमिट नहीं है। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था कि लेट आउट वाले केस में कोई भी लिमिट नहीं है। उसके बाद देखो जी, इफ द प्रॉपर्टी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट। मैं अपने आप बोल रहा हूं जी, अगर मेरा बिजनेस किराए पर देने का है जी, अगर मेरा बिजनेस प्रॉपर्टी किराए पर देने का है तो आने वाली इनकम कहां जाएगी? पीजीबीपी। याद करो, मैंने कहा था अगर बिजनेस किराए पर देने का होगा तो इनकम जो होगी वो बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगी, बस ये बात ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 15 का बनेगा जी ए। ठीक है, उसके बाद देखो जी, अब ये क्वेश्चन देखना, अब मैंने आंसर उड़ा दिए हैं जी, अब मैंने आंसर उड़ा दिए हैं, अब आपको पता लगेगा आंसर क्या करना है। इधर देखो जी, एनुअल वैल्यू, ध्यान रखना, एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड इज। अगर हाउस प्रॉपर्टी आपने होल्ड किया स्टॉक इन ट्रेड की तरह, बताओ जी क्या होगा? आंसर नहीं दिखाऊंगा सर, मैं आंसर नहीं दिखाऊंगा इसके। आंसर मैंने पहले भी कहा था, मैं यहां पे कराऊंगा आंसर, कोशिश करो सोचने की, कोशिश करो। अगर हाउस प्रॉपर्टी होल्ड की है स्टॉक इन ट्रेड की तरह, तो फिर क्या करेंगे जी? जल्दी बोलो, फिर क्या करेंगे? याद करो, मैंने कल की क्लास में अमेंडमेंट करवाई थी कि 2 साल तक तो एनुअल वैल्यू मानेंगे नील। सर ऐसे मत देखो मेरे को घूर के, याद करो डीएलएफ वाले एग्जांपल मैंने आपको दिए थे। मैंने कहा था कि अगर मेरा बिजनेस प्रॉपर्टी सेल परचेस करने का है तो पहले 2 साल तक एनुअल वैल्यू मानेंगे नील। अगर 2 साल तक घर नहीं बिकता उसको डीम्ड लेट आउट मान के इनकम तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल कर देंगे। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया जी,
अगर एनुअल वैल्यू, अगर हाउस प्रॉपर्टी को होल्ड करो स्टॉक इन ट्रेड में, उस केस में एनुअल वैल्यू 2 साल तो बनेगी नील, और जहां 2 साल खत्म होंगे उसको डीम्ड लेट आउट मान के आपकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो आओ जी अब मैं इसका आंसर दिखाता हूं। अब देख लो, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देख लो जी, ऑप्शन नंबर सी, नील मानेंगे 2 साल के लिए फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑब्टेन, और 2 साल के बाद क्या करेंगे, उसको लेट आउट मान के आपकी इनकम टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 16। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 17 पे, एबी लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड स्टाफ क्वार्टर्स, एक कंपनी ने स्टाफ क्वार्टर्स बनाए, लेट आउट द सेम ड्यूरिंग द ईयर 1920, इट्स रेंट रिसीव 10,50,000 बाय वे ऑफ रेंट फ्रॉम एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द ईयर, द रेंटल रिसिप्ट इज टैक्सेबल एज। अपने आप बोल देना चाहिए। अगर एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज के लिए रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बनाए, और अगर वो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स किराए पर दिए, उसका किराया रिसीव किया, तो क्या ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी? सोच समझ के बोलो जी, क्या ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी? आंसर इज नो। याद करो सर, हाउस प्रॉपर्टी में हमने एक्सेप्शंस की थी। मैंने कहा था कि अगर मेरा बिजनेस किराए पर देने का नहीं है, बट किराए पर देने से मेरा मेन बिजनेस और बढ़िया से काम करेगा, तो जो भी रेंटल इनकम होगी वो बिजनेस में टैक्सेबल होगी। और मेरी पूरी क्लास जो सामने बैठी है, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, सोच समझ के बोलना सर। अगर क्या सोच के बोलना, क्या इस कंपनी का मेन बिजनेस ये घर किराए पर देने का है? मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या कंपनी का बिजनेस एम्प्लॉय को घर किराए पर देने का? आंसर इज नो। उसने ये घर किराए पर क्यों दिए होंगे? ताकि उसकी कंपनी जो है और बढ़िया से काम करे। और क्या ये उसने सेम प्राइस पर दिए होंगे, कम प्राइस पर दिए होंगे? कम प्राइस पर दिए होंगे। तो जो भी किराया होगा उसकी बिजनेस की इनकम में टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। और ये वाला केस किस में कवर हो रहा है? एक्सेप्शन में कवर हो रहा है जी। एक बार चेक कर लेना, 3 एक्सेप्शन थी, उसमें सेकंड एक्सेप्शन ये थी कि अगर घर आपने किराए पर इसलिए दिया ताकि आपका मेन बिजनेस बढ़िया से काम करे, तो वो इनकम बिजनेस की इनकम होती है। ये वो सेम केस आ गया। देखो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करके? कम से कम प्रैक्टिस हो रही है ना, कि हाँ भाई कम से कम ये तो लग रहा है कि हाँ भाई रिवीजन नहीं हो रही, साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो रही है। और अगर प्रैक्टिस कर लोगे सही ढंग से, एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी जी। और ये तो अभी कुछ भी नहीं है, 25-25 क्वेश्चन है ना। अभी मैं आपको 100 क्वेश्चन भी दूंगा सर। मैं पूरा स्कैनर बहुत ही जल्द इशू करूंगा, और सभी बच्चों के लिए होगा। मेरी तरफ से पूरी फैमिली के लिए स्पेशल गिफ्ट होगा, आपको सिंगल पैसा भी पे नहीं करना होगा सर। बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करूंगा, कंप्लीट स्कैनर विद आंसर, आराम से घर बैठ के करना, उसके अंदर से ऑलमोस्ट पेपर बनेगा। अगर आपने सही ढंग से वो क्वेश्चन कर लेना, आपको दिखा दूंगा एग्जाम में मेजर क्वेश्चन जो होंगे उस स्कैनर के अंदर से आएंगे। ठीक है, बट पहले कम से कम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, कम से कम ये हमें समझ में आने चाहिए। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसका एक बार आंसर देख लो। देखो जी, ये इनकम जो है किसमें टैक्सेबल होगी? बिजनेस में टैक्सेबल होगी। आगे देखो जी, म्युनिसिपल टैक्स आर डिडक्टेड फ्रॉम, अपने बोल दो म्युनिसिपल टैक्स हम किसमें से माइनस करते हैं जी? म्युनिसिपल टैक्स हम किसमें से माइनस करते हैं? एनएवी में से माइनस करते हैं, जीएवी के अंदर से माइनस करते हैं। किसमें से? जीएवी के अंदर से। अच्छा, पेमेंट बेस पे या पेबल बेस पे? याद करो, ग्रोस एनुअल वैल्यू में से माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स। पेमेंट बेस पे या पेबल बेस पे? पेमेंट बेस पे माइनस करते हैं। वहां पे क्या लिखा था? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तब माइनस होंगे। तो एक बार चेक करना जी, इसका आंसर बनेगा म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं जीएवी में से, और पेमेंट बेस पे माइनस करते हैं, पेबल बेस पे माइनस नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखो जी, क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ए हाउस प्रॉपर्टी हुज फेयर रेंट 1,20,000 इज वेकेंट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, म्युनिसिपल टैक्स, हाँ जी, म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर द हाउस प्रॉपर्टी 20,000 इट्स एनएवी। आपने बोल देना जी, अगर कोई घर 12 महीने खाली पड़ा रहा है, वो कह रहे हैं इज वेकेंट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, उसका फेयर रेंटल वैल्यू दी हुई है, उसकी फेयर रेंटल वैल्यू दी हुई है, बट वो कह रहे हैं कि वो घर जो है ना 12 महीने खाली पड़ा है। अब सोच के बोलना, अगर घर 12 महीने खाली पड़ा है, उसकी एनुअल वैल्यू क्या मानेंगे? नील मानेंगे। अब बच्चा कहता है सर एनुअल वैल्यू नील मानेंगे तो क्या म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलेगी? बोलना, चैट बॉक्स में लिखो फटाफट से। चैट बॉक्स में लिखो, अगर एनुअल वैल्यू नील मान रहे हैं इस केस में, क्या म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलेगी? यस या नो? आंसर इज यस, मिलेगी। मुझे पता था आप ये गलती करोगे जी, मुझे आपके ऊपर पहले से ही विश्वास था आप गलती करोगे।
बच्चा कह रहा है हमें तो लग रहा है आप गलती कर रहे हो, क्योंकि आपने हमें कल रिवाइज करवाया था कि सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में जीएवी नील मानते हैं और म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलती। मेरे बच्चे, वो मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात की थी। अगर मेरा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है या डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसमें जीएवी नील बनेगी, उस केस में म्युनिसिपल टैक्स अलाउड नहीं होगा। बट अगर घर मेरा 12 महीने खाली पड़ा है, उस केस में जीएवी नील होती है और म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलती है। बच्चा कह रहा है सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, ये तो नया पॉइंट आया है, ये तो फिर एग्जाम में हम गलती कराएंगे। कोई गलती नहीं करके आओगे, कोई गलती नहीं करके आओगे मेरे होते हुए। कहीं पर लिख लेना, कहीं पर लिख लेना, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में जीएवी नील बन रही है, अगर घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है उस केस में जीएवी नील है, उस केस में म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलेगी। बट अगर घर 12 महीने वेकेंट है, अगर घर 12 महीने खाली है, उस केस में जीएवी नील बन रही है, उस केस में म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलेगी। बच्चा कह रहा है सर फिर तो लॉस आएगा। बिल्कुल लॉस आएगा, बिल्कुल लॉस आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं नील में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करूंगा तो लॉस ही तो आएगा। तो अपने आप बोल देना जी, अपने आप बोल देना ये 1,20,000 रुपए मेरे किसी काम के नहीं है। कई नालायक बच्चे होंगे, पता क्या करेंगे, अच्छा 1,20 में से 20,000 माइनस कर दिए, 1,00,000 रुपए का इनकम आनी चाहिए। गवर्नमेंट कहती है अगर ये काम कर दोगे तो आपके एग्जाम में काटा पड़ जाएगा, क्योंकि सर ये फेयर रेंट है, एक्चुअल रेंट नहीं है, ये फेयर रेंट है। और जब वो साफ साफ कह रहे हैं कि घर पूरे पूरे साल खाली पड़ा है, तो एनुअल वैल्यू तो नील आएगी ना। अगर मैं नील में से 20,000 माइनस करूंगा तो इसका आंसर पता क्या बनेगा, 20,000 का लॉस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है मजा क्वेश्चन में? उड़ रहे हैं तोते, तोते उड़ रहे हैं। बच्चा कह रहा है तोते उड़ रहे हैं सर, मजा भी आ रहा है क्वेश्चन करने में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, हमारी प्रैक्टिस होगी, तभी तो मैं करवा रहा हूं सर, तभी तो मैं करवा रहा हूं, ताकि आपको ये लगे कि हाँ भाई एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आंसर कितना बनेगा, 20,000 का लॉस। रीजन बिंग एनुअल वैल्यू नील है, 20,000 माइनस करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। The maximum amount of deduction of interest on borrowed capital in case of one house which is self-occupied shall be loan was taken on 15 December 2009। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है जी। अगर लोन आपने 2009 में लिया और लोन आपने लिया सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, तो डिडक्शन कितनी मिलेगी जी? डिडक्शन कितनी मिलेगी? 2 लाख तक मिलेगी, प्रोवाइडेड वो लोन आपने लिया हो परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए। बस इसने क्वेश्चन में ना कहीं क्लैरिफाई नहीं किया कि लोन आपने लिया किस पर्पस के लिए, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं, इसने लिखा तो नहीं ना रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड, सिर्फ ये लिखा है सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब अगर परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए है फिर तो मिलेगी 2 लाख की, और अगर वही रिपेयर के लिए होगा फिर मिलेगी 30,000 की। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए है, डिडक्शन कितनी मिल जाएगी, 2 लाख रुपए की। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है? नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 25। अब ये पांचों क्वेश्चन बड़े हैं और इन पांचों को करेंगे आराम से, निश्चिंत होकर करेंगे जी, आराम से टाइम लगाएंगे। अब उठा लो कैलकुलेटर, क्योंकि अब जरूरत है मुझे कैलकुलेटर की। जल्दी करो, कैलकुलेटर उठाओ जी। हाँ जी, उठा लिया कैलकुलेटर? सबके हाथ में कैलकुलेटर है? आओ जी क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो जी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है, मिस्टर ए took a loan from bank on 10th lakh on 1st November 17 8% per annum for the construction of the house which is self occupied, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की है 15 मार्च 21 को। कह रहे कंप्यूट द इंटरेस्ट अलाउेबल एज डिडक्शन 24B फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। आंसर दो दिए हुए हैं, दो नहीं दिए हुए जी। करेक्ट आंसर क्या है वो आपको बताना है जी, करेक्ट आंसर क्या है वो आपको बताना है। इधर सुना मैं ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं, इधर सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं, एक बात मुझे सोच के बताना। इसने लोन लिया, इसने लोन लिया, यहां पे एक डायग्राम बनाते हैं, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21। ये हमारा है 17, 18, 19, 20 और 21। इसने लोन लिया जी 1 नवंबर 17 को, मतलब लोन लिया 1 नवंबर 17 को, यहां पे लोन लिया। लोन कितने का लिया जी, 10 लाख रुपए का एट द रेट 8%। और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 15 मार्च 21 को, मतलब 15 मार्च 21 को ये घर बनके तैयार हो गया। अब पहली बात तो ये समझो जी,
जिस ईयर में घर बन के तैयार हुआ उस साल का तो पूरा इंटरेस्ट माइनस होगा। सर जिस ईयर में, मैंने पहले भी कहा था, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उस साल का पूरा इंटरेस्ट माइनस होगा। तो अगर 10 लाख रुपए 8% है तो 80,000 रुपए तो इस साल का इंटरेस्ट ये माइनस होगा। और जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उससे पहले वाले सालों का जो भी इंटरेस्ट होगा वो भी अलाउड होगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। कितनी इंस्टॉलमेंट में? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो मतलब 80,000 यहां पे किया होगा आपने, 80,000 यहां पे किया होगा, और यहां पे देख लो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दोबारा बोलो, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने का। तो अगर 10 लाख रुपए है, 8%, 80,000, 5 महीने का हो गया जी, ये 33,333 रुपए का इंटरेस्ट आपने पे किया होगा इस साल में। सर एक बार दोबारा बताना ये आपने कैसे निकाला। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, सीधा देखो। हेलो अंकल, इधर सीधा देखो, बस 10-15 मिनट की बात हो रहा है, 10-15 मिनट बैठ जाओ सर। हाउस प्रॉपर्टी की लास्ट आहुति चल रही है, स्वाहा कर देंगे, हाउस प्रॉपर्टी हमारा खत्म हो जाएगा। एक बार सोच के बोलना, अगर नवंबर में लोन लिया, नवंबर से लेकर मार्च तक कितने महीने हो गए? 5 महीने हो गए ना। अगर पूरे साल का 80,000 है तो 5 महीने कितना हो गया जी? इतना आ गया। अब यहां पे देखो, ये वाला जो इंटरेस्ट है ना, ये वाला इंटरेस्ट है दैट इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब जो भी आपका प्री वाला होगा अलाउड होगा 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर होगा। अब एक बार चेक करते हैं, 80,000 प्लस में 80,000 और प्लस में 33,333, ये कितना हो गया? 80,000 प्लस में 80,000 प्लस में 33,333, तो ये हो गया जी 1,93,333। लो जी 1,93,333, इसको डिवाइड बाई 5 कर दो, ये आ गया जी 38,667। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, 80,000 तो हो गया उस साल का, 80,000 हो गया उस साल का, प्लस में प्री वाला हो गया 38,667, तो आंसर आएगा जी 1,18,667 रुपए का इंटरेस्ट होगा जो मुझे असेसमेंट ईयर 21-22 में अलाउड होगा। बच्चा कहता है सर 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 आगे मत बढ़ना, पाप लगेगा आपको, देख लो माता रानी पाप लगाएगी। आप हमें बोलते हैं ना पाप लगेगा, आपको पाप लगेगा। मुझे क्यों पाप लगेगा भाई? कह रहा सर अगर आप बिना समझाए आगे बढ़ गए ना आपको पाप लगेगा। अच्छा मतलब एक बार दोबारा समझा दूं, कोई दिक्कत नहीं है यार, आप सेवा बोलो करो। इधर सुनो ध्यान से, इधर सुनो। सर अगर लोन लिया 17 में, पहले क्या करो, आप ईयर बनाओ 17-18, 18-19, 19-20, 20-21। अब सबसे पहले ये चेक करो कंस्ट्रक्शन आपने किस साल कंप्लीट की है। अब जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की उस साल का तो पूरा इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब इस साल का मिल गया पूरा। और याद करो रिवीजन क्लास कि जिस साल में, हाँ जी, जिस साल में आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की होगी उससे पहले वाले साल का भी इंटरेस्ट अलाउड होगा, बट सारा नहीं, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर। अब सोच के बोलना, आपने लोन लिया नवंबर 17 में, इस साल इंटरेस्ट पे करोगे 5 महीने का, अगले साल पूरे 1 साल का, अगले साल 1 साल का, इस साल भी 1 साल का। अब ये 80,000 ये तो हो गया पूरा। अब ये 80 प्लस में 33, इनको टोटल करके डिवाइड बाई 5 कर दोगे, पहली इंस्टॉलमेंट इस 80 में ऐड हो जाएगी, टोटल जो होगा 1,18,000, 2 लाख से कम है तो जो ये इंटरेस्ट आएगा वो मुझे अलाउड हो जाएगा। तो अपने आप बोल देना जी। अब जो आंसर निकल के आएगा एक बार देखते हैं, ये देख लो आंसर मेरा वही है, 1,18,667 रुपए ये आंसर निकल के आ गया। बताओ क्वेश्चन में है क्या सर? गिरा हुआ क्वेश्चन है, गिरा हुआ क्वेश्चन है सर, गिरा हुआ क्वेश्चन है। बस कुछ नहीं करना, ये डायग्राम अगर आपने क्लास में, हमने काफी टाइम लगाया था जी, जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे उनका जल्दी निकल गया होगा, जो कहीं से पढ़े होंगे उनका भी निकल गया होगा, जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे मैं चाहता हूं उनका भी निकल जाए। दिक्कत किसी को ना हो, सारे बच्चे मेरे लिए बराबर हैं, सब बच्चे मेरे लिए बराबर हैं सर। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा जी। कुछ भी नहीं है, आपके सामने डायग्राम मैंने बना दिया, उसके बेस पे इंटरेस्ट आ गया जी। आगे बढ़ सकते हैं, पक्का पक्का। लो जी अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। मिस्टर बादाम, अय हाय 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 हाय, कितना बढ़िया नाम है, मिस्टर बादाम। मिस्टर बादाम वाज अलाउड डिडक्शन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट टू द एक्सटेंट ऑफ ₹40,000 इन द पास्ट व्हेन अनरियलाइज्ड रेंट वाज 50,000। हाँ जी अपने बोल देना, 50,000 रुपए का अनरियलाइज्ड रेंट था, उसमें से डिडक्शन 40,000 की मिल चुकी थी। हेलो इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर देखो, 50,000 रुपए का अनरियलाइज्ड रेंट था, उसमें से 40,000 रुपए की डिडक्शन मिल चुकी थी।
अब अगर 50 में से 40,000 अलाउड हो चुके थे तो अलाउड कितने नहीं हुए थे? 10,000 पे अलाउड नहीं हुए थे? 10,000 पे अलाउड नहीं हुए थे ना। अब अपने बोल देना जब मुझे अनरियलाइज रेंट की रिकवरी होगी पहले वो 10,000 माइनस करूंगा, उसके बाद जो बैलेंस बचेंगे वो 70% टैक्सेबल होंगे। ऐसे दो क्वेश्चन कल की रिवीजन क्लास के अंदर हमने डिस्कस किए थे और मैंने कहा था कल मैं दूंगा एमसीक्यूज में। क्वेश्चन आ गया जी। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 40,000 पे अलाउड हुए थे, टोटल 50,000 पे थे और रिकवरी कितनी हो रही है? 30,000 पे। अब सोच समझ के बोलना, अगर 30,000 पे की रिकवरी हो रही है, नालायक बच्चे पता क्या करेंगे? 30,000 का 70% निकाल देंगे, 21,000 पे कहेंगे ऑप्शन नंबर ए आंसर है। और बाहर आके चल रही है मैकडी की पार्टी, बर्गर पिज्जा चल रहा है, कह रहे हैं हमारे सारे क्वेश्चन सही हैं, नंबर आ रहे हैं 25-30। बच्चा समझ ही नहीं पा रहा 25-30 नंबर क्यों है। नंबर तो 25-30 आएंगे अगर क्वेश्चन गलत करके आओगे। और मैंने क्लास में कई बार समझाया था जी, जब भी आपको रिकवरी होगी पहले आप ये चेक करो क्या अनरियलाइज रेंट कुछ ऐसा तो नहीं बचा जो पहले आपको अलाउड नहीं हुआ था। अब अगर 50 का था, 40 पहले अलाउड हुआ था, 10,000 अलाउड नहीं हुआ था, तो पहले 30 में से वो 10 माइनस करो, फिर जो आपका बैलेंस बचेगा 20। 30 में से 10 माइनस करो, बैलेंस बचा 20, उसका 70% निकालो, 14,000 पे इसका आंसर आएगा। बच्चा कह रहा दिया ही नहीं हुआ। अब देखो, अब आपको दिखेगा, देखो ये 14,000 पे दिख गया ना, आंसर आ गया 14,000 पे। तो ये 14,000 पे निकाला कैसे है जी? 30,000 में से आपने 10,000 पे पहले माइनस किया, बैलेंस बचा 20,000 पे, उसका 70% अगर आप निकालोगे तो 14,000 पे आपका आंसर आएगा। इस तरह से आंसर निकलेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा है बताओ जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ते हैं जी। आगे देखो जी, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है जी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं जी, मिस्टर एस, ध्यान से पढ़ना जी। मिस्टर एस ओन्स 2 हाउस प्रॉपर्टी, 2 घर हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज यूज हाफ फॉर रनिंग हिज बिजनेस एंड हाफ was let out 40,000 per month. The second property was wholly used as a residence by Mr. X. Municipal value of the two property was same at rupees 7,20,000 each per annum. Municipal tax paid at the rate 10%. ठीक है। मिस्टर एस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 आप ये बता दो जी। पहले तो एक बात मेरे सोच के बताओ जी, एक बात सोच के बताओ। एक डायग्राम बनाते हैं। एक घर तो ये है जी, एक घर तो ये है और एक घर ये है, एक घर ये। अब ये वाला घर है, ये वाला घर है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। इसकी एनुअल वैल्यू मानेंगे नील और इस केस में म्युनिसिपल टैक्स की भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये वाला घर जो है, ये वाला घर जो है वो कह रहा है इसमें हाफ में आप बिजनेस कैरी कर रहे हो और हाफ आपने लेट आउट किया हुआ है। अब जिसमें बिजनेस कैरी कर रहे हो, जिसमें बिजनेस कैरी कर रहे हो वो पोर्शन भी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। याद करो सर, जिस पोर्शन में मैं खुद बिजनेस कैरी करूंगा वो प्रॉपर्टी मेरी बिजनेस में टैक्सेबल होगी, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। तो इस क्वेश्चन में हाउस प्रॉपर्टी में आएगा क्या? जल्दी बोलो सर, इस क्वेश्चन में फिर हाउस प्रॉपर्टी में क्या आएगा? जो ये आधा पोर्शन है बस वही हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। उसका किराया कितना है? 40,000। तो 40,000 मल्टीप्लाई 12, ये हो गया 4,80,000। ये हो गया। अब म्युनिसिपल वैल्यू 7,20,000 पे ईच है, तो मतलब इसकी 7,20,000 पे है, ये मेरे किसी काम की नहीं है। इसकी 7,20 है, उसका 10% म्युनिसिपल टैक्स है, मतलब 72,000 म्युनिसिपल टैक्स है। अब सोच के बोलना, अगर 72,000 म्युनिसिपल टैक्स है उसमें हाफ बिजनेस वाला वो माइनस नहीं करेंगे, हाफ माइनस करेंगे, मतलब 36,000 इसमें से माइनस कर दूंगा म्युनिसिपल टैक्स। बच्चा कह रहे नहीं नहीं सर ये समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बताओ, एक बार दोबारा बताओ। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। वो कह रहे हैं 2 घर हैं, दोनों की म्युनिसिपल वैल्यू अलग अलग 720। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले की तो ना बाहर निकाल दो, वो किसी काम की नहीं है। अब जो ये वाला घर है उसमें हाफ बिजनेस हाफ लेट आउट। अब टोटल जो मैंने म्युनिसिपल टैक्स पे किया इस बिल्डिंग का वो 72,000 पे किया, क्योंकि 720 का 10 कितना बनेगा? 72,000 बनेगा। अब अगर मैंने 72,000 पे म्युनिसिपल टैक्स पे किया पूरी प्रॉपर्टी का, उसमें हाफ लेट आउट वाला है, तो माइनस क्या करेंगे? हाफ करेंगे। तो इसमें 36 माइनस कर दिया। अब एक बार चेक करना, 4,80,000 माइनस में 36, ये 444 हो गया, 4,40,000 हो गया। इसमें 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो इसका आंसर आएगा जी
3,10,800 रुपए ये इसकी इनकम निकल के आएगी। 3,10,800 रुपए ये इसकी इनकम निकल के आएगी। अब मैं आपको दिखा देता हूं आंसर। ये देख लो जी, आंसर आपके सामने है। 3,10,800 रुपए ये आपके सामने आंसर आ गया जी। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। बोलो जी, आ रहा मजा? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? बच्चा कह रहा है मजा तो आ रहा है सर, मजा तो आ रहा है, बट ये समझ नहीं आ रहा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकते हैं? 100 नहीं, 100% नहीं, 200% बन सकते हैं। और मुश्किल नहीं है यार, मुश्किल नहीं है। आप चेक करो, जो हमने रिवीजन क्लास में किया उसके बेस पे तो चल रहे हैं। सर बिजनेस वाला बाहर निकाल दिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड बाहर निकाल दिया, जो लेट आउट है उतने पोर्शन का म्युनिसिपल टैक्स माइनस करके 24A की डिडक्शन माइनस करके इनकम आपके सामने आ गई। बताओ क्वेश्चन में था क्या? आपको देखने में मुश्किल इसलिए लग रहा है, अच्छा 2 घर हैं, हाय राम कैसे होगा, किस तरह से होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो आप। तो अगर ये सोच के चलोगे तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे जी आप। मेरी बात समझ में आ रही है जी? तो आपका सामने ये क्वेश्चन आ गया जी, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखो जी। मिस्टर वाई इज द ओनर ऑफ हाउस, मिस्टर वाई इज द ओनर ऑफ हाउस विच हैज 2 फ्लोर, उसके 2 फ्लोर है, उसके 2 फ्लोर है। द ग्राउंड फ्लोर, ऐसा करते हैं डायग्राम बना लेते हैं। एक घर है, उसके 2 फ्लोर हैं, एक तो ये ग्राउंड फ्लोर है और एक ये फर्स्ट फ्लोर है। वो कह रहे हैं ग्राउंड फ्लोर इज लेट आउट एट 40,000 पर मंथ, ये 40,000 पर मंथ है जी। और फर्स्ट फ्लोर जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। वो कह रहे हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर फुल हाउस 80,000 पर एनम, मतलब पूरे घर के म्युनिसिपल टैक्स 80,000 पे हो रहे हैं। और वो कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फुल हाउस 45,000 पर एनम, पूरे घर का जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो पे कर रहे हो 45,000 पे एक साल का, मतलब 22,500 रुपए इसका होगा और 22,500 रुपए इसका होगा, ये मान लेते हैं। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जितना पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसकी एनुअल वैल्यू तो नील बनेगी, बट जो पोर्शन लेट आउट है क्या उस केस में इनकम निकालेंगे? नहीं निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, 100% निकालेंगे। अब सोच के बोलना चाहिए, 40,000 पर मंथ है, पूरे साल में किराया हो गया 4,80,000 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या म्युनिसिपल टैक्स, आपने बोल देना, क्या म्युनिसिपल टैक्स पूरा 80,000 माइनस करूंगा या हाफ करूंगा? सर क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला जो घर है उसका म्युनिसिपल टैक्स माइनस करूंगा? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा ना, तो हाफ का करूंगा। हाफ कितना आ गया? 40,000 रुपए, ये 40 माइनस कर दूंगा, अब ये बैलेंस रह गया 4,40,000 रुपए। ये आ गई नेट एनुअल वैल्यू। और ये किस घर की आ गई, किस पोर्शन की? जो लेट आउट वाला है। फिर माइनस में 24A, अगर 440 में 24A माइनस कर दूंगा, 440 का 30%, तो ये बच गया जी 3,08,000 रुपए, ये बच गया, ये बच गया। अब अपने आप बोल देना, अपने आप बोल देना, 45,000 रुपए इंटरेस्ट है, 45,000 रुपए का इंटरेस्ट है ना, 45,000 रुपए का इंटरेस्ट है। अब लेट आउट वाले का कितना है जी? 22,500। लेट आउट वाले का कितना है? 22,500 है। अगर 22,500 माइनस कर दूंगा तो आएगा 2,85,500। ये इनकम है बट ये आंसर नहीं है, ये इनकम है बट ये आंसर नहीं है। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में जीएबी नील, म्युनिसिपल टैक्स माइनस नहीं होंगे, 24A नील, 24B इंटरेस्ट वाली डिडक्शन मिलेगी। और इंटरेस्ट कितना है? 45 टोटल है। सेल्फ ऑक्यूपाइड कितना हो गया? 22,500। तो 22,500 रुपए का सेल्फ ऑक्यूपाइड का जो लॉस होगा, उस लॉस को आप इस घर की इनकम से खत्म करोगे। एक मिनट सर, एक मिनट, दोबारा बोलना। नहीं आया सर, ये समझ में नहीं आया, नहीं आया सर, एक बार दोबारा समझाओ, दोबारा सुनो। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, भाई एक घर है, उसके 2 पोर्शन है। अब जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसकी एनुअल वैल्यू नील, म्युनिसिपल टैक्स माइनस नहीं होंगे, एनएवी नील, 24A नील, 24B इंटरेस्ट तो माइनस होगा ना। अब जब नील में से इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पोर्शन में लॉस आएगा, और लेट आउट वाले केस में इनकम आ रही है। तो क्या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से खत्म होगा? नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो जब मेरा 2,85,500 की इनकम है और 22,500 का लॉस है, तो नेट जो मेरी इनकम बनेगी ना, वो इनकम जो बनेगी 2,63,000 की इनकम बनेगी। इसका आंसर जो आएगा दैट इज 2,63,000, ये आपके सामने है जी।
बच्चा कह रहा अच्छा इस तरह से आंसर निकलेगा सर, हमारा आंसर निकल ही नहीं रहा था। कैसे निकलता आपका आंसर, कैसे निकलता सर? आप यहाँ पे गलती पता क्या कर रहे होंगे? गलती ये कर रहे होंगे कि आप या तो इंटरेस्ट माइनस नहीं कर रहे होंगे या म्युनिसिपल टैक्स पूरा माइनस कर रहे होंगे, अलग अलग चीजें आप कर रहे होंगे। और यहाँ पे करना क्या है भैया, 40,000 रुपये किराया 480, म्युनिसिपल टैक्स पूरा 80 है, हाफ कितना माइनस करेंगे 40, 440 आ गया, माइनस में 24A, उसको माइनस करने के बाद फिर आपका इंटरेस्ट बनेगा 22,500, क्योंकि 45,000 टोटल है तो 22,500 22,500 वो माइनस किया। फिर जो सेल्फ ऑक्यूपाइड घर का लॉस होगा उस लॉस को इस इनकम से खत्म करके नेट इनकम जो बनेगी वो बनेगी 2,63,000। बच्चा कहता है सर अगर मैं 22,500 की जगह अगर 45,000 पे सारा इंटरेस्ट माइनस कर देता तो भी तो फिर सेम ही आता। मतलब अगर मैं 3,08,000 में से अगर 45 माइनस कर दूं तो भी सेम आएगा, तो भी सेम आएगा। बट हमारे पेपर गोले भरने वाले हैं, आंसर सेम आएगा, बट अगर प्रैक्टिकल लाइफ में प्रेजेंटेशन करनी होती ना तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि 45,000 रुपए का इंटरेस्ट सारा माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हाफ पोर्शन जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो वो लॉस आएगा, उस लॉस को इनकम से नेट ऑफ करोगे, सेट ऑफ करोगे, तब जाके इनकम जो आएगी वो 263 आएगी। हाँ एग्जाम के लिए आंसर 263 निकालना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट प्रेजेंटेशन के लिए आप गलत करके आते। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। अब लास्ट क्वेश्चन आ जाओ जी, लास्ट क्वेश्चन देखो जी। लास्ट क्वेश्चन है मिस्टर पप्पू, ओए होए नाम कैसा है, मिस्टर पप्पू इज ओनर ऑफ ए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई फॉर हिज रेजिडेंट। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, फेयर रेंटल वैल्यू दे रखी है, मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि एनुअल वैल्यू नील मानेंगे, एफआरबी मैं क्या करूंगा। म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है, मेरे किसी काम की नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स दे रखा है, मेरे किसी काम का नहीं है। हाउस वाज कंस्ट्रक्टेड इन दिसंबर 10 विच विद ए लोन 12 लाख फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन नवंबर 9। ड्यूरिंग, वो कह रहे हैं ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर 21-22 मिस्टर पप्पू पेड इंटरेस्ट ऑफ 2,30,000 which include 1,60,000 as current year interest और compute the income from house property। कितनी आएगी जी? मतलब टोटल 2,30,000 पे किया, जिसमें 168 इंटरेस्ट का पे किया, 168 इंटरेस्ट का पे किया। अब आपने बोल देना डिडक्शन मिलती है 2 लाख तक की, डिडक्शन मिलती है 2 लाख तक की मिलती है। अब अगर आपने इस साल का इंटरेस्ट 168 पे किया और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का कितना इंटरेस्ट है मुझे वो नहीं पता, उसने क्या कह रहे हैं जी, मिस्टर पप्पू पेड इंटरेस्ट ऑफ 230 इंक्लूड 168 एज करंट। मतलब 168 करंट का है, प्री वाला कितना है टोटल, टोटल का नहीं पता, बट उसने बोला जी आपका 230 जो है ना वो इंटरेस्ट है। मतलब पता क्या जी, इसमें 168 तो करंट ईयर का होगा। अब अगर 230 में से 168 माइनस कर दूंगा तो 62,000 जो होगा ना ये होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, और टोटल कितना हो गया 230। अपन बोल दो अगर 230 में टोटल पे कर रहा हूं तो डिडक्शन मैक्सिमम कितनी मिल सकती है 2 लाख तक, तो लिमिट मेरी कितनी होगी जी 2 लाख की होगी। अब 2 लाख रुपए का देखो इनकम नहीं आएगी, लॉस आएगा, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, जीएवी नील, म्युनिसिपल टैक्स माइनस नहीं होंगे, एनएवी नील, 24A नील, 24B 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का लॉस आ गया जी। इसका आंसर जो बनेगा वो 2 लाख रुपए का बनेगा। यहाँ पे देखो मिस्टर पप्पू ने इंटरेस्ट पे किया 230 का, जिसमें 168 करंट का है, तो मतलब बाकी होगा प्री वाला। तो टोटल मिला के मैंने पहले भी कहा था टोटल मिला के 2 लाख से ऊपर की डिडक्शन नहीं मिलती, बस ये पर ध्यान देना। तो आपको डिडक्शन जो मिलेगी वो 2 लाख की मिलेगी, मतलब लॉस जो निकल के आएगा ना वो 2 लाख का निकल के आएगा। अब यहाँ पे कोई भी दिक्कत कोई परेशानी कुछ भी, अच्छा यहाँ पे ना थोड़ी डेट चेंज कर लेना यार, यहाँ पे 2010 की बजाय ना यहाँ पे लोन 2009 की बजाय यहाँ कर लेना 2015 और यहाँ कर लेना 2016। ठीक है, ये 10 के बजाय 16 कर लेना और ये 9 के बजाय 15 कर लेना। ठीक है, क्योंकि वो डेट बहुत पुरानी दी हुई है, उतने में तो 5 साल प्री वाले खत्म हो गए होंगे, तो आपको यहाँ पे 16 और यहाँ 15। ठीक है, अब 230 है, डिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम 2 लाख तक की, तो आपका आंसर जो बनेगा वो 2 लाख बनेगा जी। लो जी ये इसका आंसर है। तो अब जाके हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं जी। अब किसके 25 में से कितने सही थे अब आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं वीडियो खत्म होने के बाद। ठीक है, अब जो बच्चे डिसलाइक करके गुस्सा निकाल रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहे हम कैसे करेंगे, वो टेंशन मत लें सर, मैं दोबारा बोलूंगा रिवीजन क्लास देख लो, अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन हो जाएंगे।
डिसलाइक करके बिना बात के डिमोटिवेट मत किया करें। सर देखो, मैं तो कर्मों पे विश्वास करता हूँ। अगर मैं अपने अच्छे कर्म कर रहा हूँ, मैं अपने एफर्ट्स लगा रहा हूँ, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि लाइक ना सही, कम से कम डिसलाइक तो किसी का, मतलब मेरी वीडियो नहीं, किसी को मत करो। हमें क्यों करना सर, सिंपल बता, हमें करना क्यों है। बट कई बच्चों को ये बात अभी समझ में नहीं आती, जब आगे जाके बड़ी बड़ी कंपनीज में जाएंगे, उनकी कोई, ध्यान रखना, उनको कोई डिमोटिवेट करेंगे, उनका दिल हर्ट होगा। तो लाइफ में एक अच्छे इंसान बनो यार, किसी की बुराई मत करो। कोई आपकी बुराई कर रहा है तो भी मत करो। हमें अपने कर्म अच्छे करने हैं बस, हमें अच्छा इंसान बनना है। मुझे पता है, मैं डेली आपके लिए आ रहा हूं, मैं दिल से आपके लिए आ रहा हूं, दिल से मेरी एक एक रूह ये बात कहती है मैं आपके लिए जान लगा दूं, मुझे पता है मैं सच्चा हूं। अब कईयों को अच्छी लगती है मेहनत, कईयों को नहीं अच्छी लगती, तभी वो डिसलाइक करते हैं। उनको मैं क्या बोलूं सर, उनको ये बोल सकता हूं कि हमेशा लाइफ में इंसान थोड़े से अच्छे बनना सर, ठीक है। तो बाकी उनकी मर्जी है सर, मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है। चलो जी, तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। अब हमारे हाउस प्रॉपर्टी के एमसीक्यूज हो चुके हैं। प्रोविजन स्वाहा, एमसीक्यूज स्वाहा, हाउस प्रॉपर्टी स्वाहा, हाउस प्रॉपर्टी हमारा खत्म हो चुका है। अब वेडनेसडे से कैपिटल गेन की रिवीजन हम स्टार्ट कर देंगे जी। तो फाइनली बेसिक, रेजिडेंशियल, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ये चारों चैप्टर विद रिवीजन विद एमसीक्यूज हम अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं जी। अब देखो, अगर मैं 20 घंटे की मैराथन डालता, उसमें इतना डिटेल में नहीं होता सर, उसमें मैं इतने एमसीक्यूज नहीं करवाता, उसमें इतने एमसीक्यूज नहीं करवाता मैं, उसमें प्रोविजन इतनी डिटेल में रिवीजन नहीं कराता। मैं डेली 1-1.5 घंटा आ रहा हूं, आपके क्या हो रहा है, आपका सिलेबस भी खत्म हो रहा है, रिवीजन भी बढ़िया हो रही है, आपको ये फीलिंग आ रही है कि हम रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। बस अब जब तक एग्जाम नहीं होंगे, मुझे नहीं पता एग्जाम कब होंगे, बट जब तक एग्जाम नहीं होंगे मैं डेली आता रहूंगा, फटाफट से इनकम टैक्स की रिवीजन करेंगे। अगर टाइम बचा तो मैं जीएसटी के एमसीक्यूज भी सोल्व कराऊंगा, मैं जीएसटी के एमसीक्यूज भी सोल्व कराऊंगा सर, मैं कमिटमेंट कर रहा हूं। अगर टाइम बचा मैं जीएसटी के क्वेश्चन भी कराऊंगा, और बोल देना, मतलब मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। बट अपना जीएसटी पहले पढ़ के चलना, 18 घंटे की रिवीजन क्लास देख लो, साथ में अमेंडमेंट क्लास देख लो, एमसीक्यूज भी कर लो, एडिशनल एमसीक्यूज अगर टाइम बचा मैं करवा दूंगा। बट अभी हमारा पूरा दिमाग जो है वो भी इनकम टैक्स में होना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स में बच्चों के नंबर पता किस में करते हैं, मेनली इनकम टैक्स में करते हैं। और इस बार ना एग्जाम में आप एग्जामिनर को दिखा देना इनकम टैक्स हमने जबरदस्त किया जी, इनकम टैक्स में इस बार दिक्कत नहीं आनी चाहिए बस, ठीक है। चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास मेरी, सेम टाइम सेम जगह, वेडनेसडे को शाम को 7 बजे कैपिटल गेन के साथ। उम्मीद करूंगा आप सब बच्चे आओगे, बाकी दूसरों को भी लेके आओगे, इस चैनल को और बढ़ाओगे, एक फैमिली बनाओगे। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे कह रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू सो मच, टेक केयर। और अगर अच्छा लगे तो लाइक ठोक देना, अगर नहीं लगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता सर, मेहनत पूरी है, बाकी आपके ऊपर है। लव यू सो मच, जय हिंद जी, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।